नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। वक्फ बोर्ड संशोधन कानून पर पहली लड़ाई में सरकार को मुंह की खानी पड़ी है और एक लाइन में खबर यह है कि सरकार फिलहाल वक्फ की किसी भी संपत्ति को न तो किसी से छीन सकती है, न उसमें फेरबदल कर सकती है, न उस पर ताला लगा सकती है और न ही नए वक्फ बोर्ड एक्ट के हिसाब से एक भी नियुक्ति कर सकती है। मतलब मुसलमानों के लिए अंतरिम तौर पर यह जश्न का मौका है। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले 3 पॉइंट में संक्षेप में पूरी बात समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है। पहला, वक्फ बोर्ड पर केंद्र सरकार की तरफ से जवाब दाखिल होने तक वक्फ संपत्ति की मौजूदा कानूनी स्थिति नहीं बदलेगी। दूसरा, कोर्ट से वक्फ घोषित संपत्ति डी नोटिफाई नहीं हो सकती, वो चाहे वक्फ बाय यूजर हो या वक्फ बाय डीड। और तीसरा, वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई भी नई नियुक्ति नहीं होगी। देखिए, वक्फ संशोधन कानून पर 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन करीब 1 घंटे सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार को कानून पर जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया है। सरकार के जवाब के बाद याचिकाकर्ताओं को 5 दिन के भीतर अपना जवाब देना होगा। दोनों का जवाब आ जाने के बाद अगली सुनवाई 5 मई को दोपहर 2 बजे होगी। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कानून के खिलाफ दायर 70 याचिकाओं की जगह सिर्फ 5 याचिकाएं ही दायर की जाए, उन्हीं पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 110 से 120 फाइलें पढ़ना संभव नहीं है, ऐसे में 5 पॉइंट तय कर लेने होंगे। उन्हीं 5 मुख्य आपत्तियों पर सुनवाई होगी। सभी याचिकाकर्ता मुख्य बिंदुओं पर सहमति बनाएं, नोडल काउंसिल के जरिए इन आपत्तियों को तय करें। आपको पता ही होगा कि खुद चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ इस पर सुनवाई कर रही है। बाकी के 2 जज हैं जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन। यही बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पैरवी कर रहे हैं। वहीं कानून के खिलाफ कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी और सीयू सिंह जैसे धाकड़ वकील दलीलें रख रहे हैं। अब जरा समझिए कि जो याचिकाएं लगाई गई हैं उनकी 3 सबसे मोटी मोटी बातें क्या हैं। पहला तो ये कि कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 25 यानी धार्मिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 यानी धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 29 यानी अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा का अधिकार और इसके साथ ही संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन करता है। दूसरी बात, वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को शामिल करना और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी डीएम को वक्फ संपत्ति का फैसला करने का अधिकार देना सरकारी हस्तक्षेप को बढ़ाता है। हम आपको बता दें कि डीएम मुसलमान भी हो सकता है और गैर मुसलमान भी हो सकता है। और तीसरा, यह कानून मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव करता है क्योंकि हिंदुओं के धार्मिक ट्रस्टों में गैर धर्म के लोगों को शामिल करने की इजाजत नहीं है, लेकिन वक्फ संशोधन एक्ट के बाद यह हक मिल गया है। आपको याद दिला दें कि पहले दिन की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में उस समय तनाव बढ़ गया था जब चीफ जस्टिस और सॉलिसिटर जनरल यानी सरकारी वकील के बीच ही तीखी बहस छिड़ गई, क्योंकि कोर्ट ने पूछ दिया कि क्या सरकार हिंदू धार्मिक बोर्ड में मुसलमानों को शामिल करने के बारे में विचार कर रही है। इस पर तुषार मेहता ने कहा कि वक्फ परिषद में पदेन सदस्यों के अलावा 2 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। इस होशियारी को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पकड़ लिया और कहा आप कैसी बात कर रहे हैं, नए एक्ट में साफ साफ लिखा है कि वक्फ परिषद के 22 सदस्यों में से 8 ही मुसलमान होंगे। इसमें 2 ऐसे जज हो सकते हैं जो मुस्लिम ना हो, ऐसे में बहुमत गैर मुसलमानों का हो जाएगा। इससे संस्था का धार्मिक चरित्र कैसे बचेगा। दूसरे दिन सुनवाई की शुरुआत ही कानून के 3 प्रावधानों पर रोक से हुई। सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्ताव दिया कि कोर्ट से वक्फ घोषित संपत्ति डी नोटिफाई नहीं होगी, वो वक्फ बाय यूजर हो या वक्फ बाय डीड। दूसरा, कलेक्टर वक्फ संपत्ति का सर्वे तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी प्रकृति, उसका नेचर नहीं बदल सकते, कोर्ट को सूचित करेंगे इसके बारे में। और तीसरा, वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद के सभी सदस्य मुसलमान ही होने चाहिए सिवाय पदेन सदस्यों के। चीफ जस्टिस ने कहा जब मामला अदालत में लंबित है तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वर्तमान स्थिति में कोई व्यवधान न आए।
इसे और साफ करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि बोर्ड या काउंसिल की नियुक्ति नहीं हो सकती, और अगर 1995 के अधिनियम के तहत पंजीकरण हुआ है तो उन संपत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, तोड़फोड़ नहीं कर सकते, ताला नहीं लगा सकते। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने वादा किया कि बोर्ड की नियुक्ति मेरे हाथ में, ऐसा नहीं होगा। फिर चीफ जस्टिस ने कहा आप इस बात को समझिए कि इसमें राज्य भी शामिल है, वहां भी कोई बदलाव नहीं हो सकता है। इसके जवाब में एसटी मेहता बोले कि अगर कोई राज्य कोर्ट द्वारा मामले का फैसला किए जाने तक कोई नियुक्ति करता है तो उसे अमान्य माना जाएगा, हम वादा करते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा ऐसे जुबानी नहीं, मुझे आदेश लिखने दीजिए, और इसको बाकायदा लिखा गया। आपको बता दें कि नए वक्फ कानून के विरोध में 100 से ज्यादा याचिकाएं लगाई गई हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगली सुनवाई इस पर केवल 5 रिट याचिकाकर्ता ही कोर्ट में उपस्थित होंगे। हम यहां केवल 5 चाहते हैं। आप 5 का चुनाव कर लीजिए आपस में मिलजुल कर। दूसरों को या तो आवेदक के रूप में माना जाएगा या उनको निपटाया जाएगा। हम नाम का उल्लेख नहीं कर रहे हैं। कृपया एक नोडल वकील की नियुक्ति कर लीजिए आपस में मिलजुल कर। उनके नेतृत्व में सारे पक्षकार उन याचिकाओं की पहचान करेंगे जिन्हें लीड केस माना जाएगा। लीड मामलों में अन्य याचिकाओं को आवेदन के रूप में माना जाना चाहिए, याचिका के रूप में नहीं। चीफ जस्टिस ने खास तौर पर इस बात का जिक्र किया कि सुनवाई के दौरान एसटी मेहता ने कहा प्रतिवादी 7 दिनों के भीतर एक संक्षिप्त जवाब दाखिल करना चाहते हैं, और आश्वासन दिया कि अगली तारीख तक 2025 अधिनियम के तहत बोर्ड और परिषदों में कोई नियुक्ति नहीं होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि खुद ये प्रस्ताव रखा है एसटी ने। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि अधिसूचना या राजपत्र द्वारा पहले से घोषित वक्फ बाय यूजर समेत वक्फ की किसी भी संपत्ति की स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। जवाब 7 दिनों के भीतर दाखिल किया जाना चाहिए, ये लिखा गया है। उस जवाब के दाखिल होने के बाद पक्षकारों को अपना जवाब दाखिल करना होगा, और इसके लिए 5 दिन का समय दिया गया। हमने आपको बताया। दरअसल 1 दिन पहले ही ये संकेत मिल गए थे कि सुप्रीम कोर्ट नए वक्फ कानून पर रोक भले न लगाए, लेकिन वो इसके विवाद वाले हिस्सों को अंतरिम तौर पर ठिकाने जरूर लगाएगा। वही हुआ। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा था कि हमारा अंतरिम आदेश हिस्सेदारी को संतुलित करेगा। पहले दिन की सुनवाई के अंत में ही चीफ जस्टिस की बेंच ने अंतरिम आदेश पारित करने के संकेत दिए थे, लेकिन उसने केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध पर अगले दिन भी दलीलों पर विचार करने का फैसला किया। इसके साथ ही शीर्ष कोर्ट ने प्रस्ताव रखा कि अलग अलग हाई कोर्ट में वक्फ कानून 1995 को दी गई चुनौती से संबंधित याचिकाएं भी सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित कर ली जाएं। सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश आते ही मुसलमानों और इस कानून का विरोध कर रहे राजनीतिक दलों ने राहत की सांस ली। कांग्रेस पार्टी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया कि हम अपनी बात कोर्ट के सामने मजबूती से रखने वाले हैं। ये एक बहुत सब्सटेंटिव यानी ठोस, मजबूत तथ्यों और कानून के महत्वपूर्ण तर्कों पर आधारित एक याचिका है, और इस मामले में कई सारी याचिकाएं हैं। हम मानते हैं कि यह कानून एक विडंबना का निर्माण करता है। साथ ही ये कि इस मामले को सिर्फ मुसलमान या अल्पसंख्यक की नजर से देखना सही नहीं होगा। यह मामला निश्चित रूप से उनसे जुड़ा हुआ है, लेकिन यह संविधान की आत्मा का सवाल है। अगर आज एक समुदाय के धार्मिक संस्थानों पर कब्जा हो सकता है तो कल हर अल्पसंख्यक संस्था खतरे में होगी। अंत में कांग्रेस ने लिखा कि अगर हम आज नहीं बोलेंगे तो कल बोलने का हक शायद हम सबसे भी छिन जाएगा, और ये लड़ाई केवल एक कानून ही नहीं बल्कि एक सोच के विरुद्ध है। अब सबको इंतजार है कि सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला क्या होता है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।